हेलो गाइस, आज आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद जोजो में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 सॉल्यूशन का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन को देखा था। तो आज हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं उनको हम लोग कुछ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ पे। तो जो आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को पूरी इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में फॉलो करते हैं, उनको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इनकी जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है पूरे कंपोनेंट की सॉल्यूशन में, वो जीरो होती है, और जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होती है वो भी जीरो होती है। मतलब जो डेल्टा एच होता है वो जीरो होता है, और डेल्टा मैक्स वी भी ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई हीट ना ऑब्जर्व होगी और ना निकलेगी जब कंपोनेंट मिक्स होंगे। और साथ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इक्वल होगा सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट के। तो ये जो होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडियली बिहेव करते हैं। और इस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मान लेते हैं दो कंपोनेंट लेते हैं, ए और बी, जो कि प्योर कंपोनेंट है, और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो ए और बी टाइप है। और इसी तरह जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे इन दोनों का ऐड करके, तब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा ए बी टाइप में प्रेजेंट होगा। तो फिर हम लोग देखेंगे कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी के बीच में वो भी नियरली इक्वल होगा ए बी के, तो फिर ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह फॉर्म करेंगे, यानी दिखेंगे। और जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होना बहुत रेयर है, मगर कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो कि नियरली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, और ब्रोमोमीथेन और क्लोरोइथेन और बेंजीन और टॉलिन, कुछ इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो वो सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं राउल्स लॉ की इक्वेशन से 2.11 से। और अगर आप लोग भूल गए हो इक्वेशन तो मैं फिर से बता देता हूँ इसको। पी टोटल इक्वल टू पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी टू नॉट होल ब्रैकेट एक्स टू। और ये अगर मतलब कोई सॉल्यूशन हाई एक्सपेक्ट करता है तो फिर वो पॉजिटिव डेविएशन करेगा, और अगर वो लो करता है टुवर्ड्स राउल्स लॉ को तो फिर वो निगेटिव डेविएशन शुरू करेगा राउल्स लॉ पे। तो इसी के ऊपर प्लॉट बनाए गए हैं फिगर 2.6 में, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इन केस ऑफ डेविएशन, मतलब ये जो डेविएशन होता है वो डिपेंड करता है इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर लेवल पे। मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से ये डेविएशन होता है। तो जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, जो ए बी इंटरेक्शन होता है वो कम होता है ए और बी इंटरेक्शन से। मतलब इस केस में क्या होता है, जो इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स का होता है, अट्रैक्टिव फोर्स वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कम होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से। इसका मतलब क्या होता है कि जो ए बी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली स्केप हो जाते हैं प्योर स्टेट में हीट करने पर। और इससे क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है उस सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होने लगता है, और इससे ये लोग पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। और जो मिक्सचर होता है इथेनॉल और एसीटोन का, वो इस तरह का मैनर दिखाते हैं। तो ये जो देखिए फिगर 2.6 दिया गया है, तो इसमें ग्राफ दिए गए हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन बना रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, जो वेपर प्रेशर है दोनों का वो इंक्रीज होता जा रहा है। और जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो पहला ए दिया गया है पॉजिटिव डेविएशन का, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो प्योर सॉल्वेंट जो होते हैं उसके वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन में। और फिर बाद में इसमें क्या देखते हैं, वही मिक्सर ऑफ इथेनॉल और एसीटोन का, ये जो होते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं टुवर्ड्स राउल्स लॉ। क्योंकि जो इथेनॉल होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, और जब हम लोग एसीटोन को उसके अंदर ऐड करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कुछ ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वीक इंटरेक्शन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए जो सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है टुवर्ड्स राउल्स लॉ। जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि वीक होने की वजह से वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और फिर बाद में कुछ और भी हैं, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करेंगे एसीटोन में। एसीटोन में जब हम लोग मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में ऐड करेंगे एसीटोन को, तब भी हम लोगों को इसी तरह का डाइपोलर इंटरेक्शन मिलेगा पोलर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जो कि वीकर होता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से। इससे क्या होगा, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन जो होंगे वो डाइपोलर यानी कम इंटरेक्शन करेंगे, और जो सॉल्यूट जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव डेविएशन को। तो नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स राउल्स लॉ में क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में ए और बी में, वो कम होता है ए बी से।
इससे क्या होता है, ए बी का इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो वेपर प्रेशर होता है इस सॉल्यूशन का वो कम होता है, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव डेविएशन करते हैं टुवर्ड्स राउस लॉ। और इस केस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं फिनॉल और एनरील का, तो इसमें क्या होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है फिनॉलिक प्रोटॉन और लोन पेयर के बीच में नाइट्रोजन एटम से एनरील के अंदर, इससे क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो अपने सिमिलर सिमिलर मॉलिक्यूल्स से बनने वाले बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी तरह सिमिलर हम लोग मान लेते हैं क्लोरोफॉर्म एसीटोन को, तो जब इन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में ऐड करा जाता है तभी ये नेगेटिव डिविजन शो करते हैं राउस लॉ की तरफ, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल होते हैं वो एबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से एसीटोन से, जैसे कि ये दिख रहा है हम लोगों को डायग्राम दिया गया है कि जो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं एसीटोन से। और इससे क्या होता है जो टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स के निकलने की वो कम हो जाती है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन होता है उसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं टुवर्ड्स राउस लॉ। और इसको हम लोग फिगर 2.6 के बी में भी देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें सब जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। और फिर ये जो कम होता जा रहा है उसके बाद एक अलग तरह के लिक्विड आते हैं, कुछ लिक्विड जो होते हैं मिक्स करने पर वो एजोट्रॉफ्स बनाते हैं, जो कि एक क्या कहते हैं बाइनरी मिक्सर होता है। इसमें क्या होता है सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, तो इससे क्या होता है जब हम लोग बॉयल करते हैं तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं और इसमें कोई पॉसिबल सेपरेशन नहीं हो जाता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं होता है। और ये जो एजोट्रॉपी होती है ये भी दो तरह की होती है, एक मिनिमम और दूसरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपी। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउस लॉ की तरफ, उनके अंदर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपी होती है, मतलब इनके जो स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है फॉर एग्जांपल इथेनॉल और वाटर का। तो इसमें क्या होगा जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तब हम लोगों को सॉल्यूशन के अंदर 95% वॉल्यूम मिलेगा इथेनॉल का, और इस जो कंपोजिशन मिलेगा वो एजोट्रॉपी शो करेगा। और इससे लिक्विड और वेपर जो होते हैं वो सेम कंपोजिशन में हो जाते हैं और इसको हम लोग और फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद दूसरा लेते हैं जो सोल्यूशन लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउस लॉ की तरफ, उनके अंदर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉपी होती है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, जैसे कि हम ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड और वाटर को एग्जाम्पल को लेते हैं। तो इसमें क्या होता है जो एजोट्रॉपी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है 68% होती है और वाटर के अंदर 32% होती है बाय मास। तो इसमें क्या होता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है 393.5 केल्विन हो जाता है। और उसके बाद कुछ इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया तो इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो आगे देखते हैं 2.6 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास को। तो फिर हम लोगों ने पिछले सेक्शन में देखा था वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो फिर जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस डिक्रीज़ होने की वजह से इसके अंदर इन सॉल्यूशन के अंदर कई प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से, जैसे कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्वेंट और फोर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर रिलेटिव और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पे। मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है बिना उसके नेचर को जाने हुए कितना टोटल पार्टिकल प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर। और उसके बाद ये जो कॉलिगेटिव है ये लिया गया है लैटिन वर्ड से को जिसका मतलब होता है टुगेदर और लीगर जिसका मतलब होता है टू बाइंड मतलब आपस में बांधे रखने में। तो इस सेक्शन में हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन एक के बाद एक को। तो पहले देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। तो हम लोगों ने वही पिछले सेक्शन में देखा था सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में कि वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है सॉल्वेंट में जब हम लोग उसमें सॉल्यूट को डालते हैं नॉन वोलेटाइल को। तो इसको राउट्स लॉ जो थे उन्होंने स्टेबलाइज किया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे, जो कि डिपेंड कर रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बिना उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, मतलब ये सब डिपेंड कर रहा था इसका जो कंसंट्रेशन था वो डिपेंड कर रहा था सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर बिना उसके नेचर को जाने हुए। तो जैसे कि इक्वेशन 2.20 थी P1 इक्वल टू x1 प्लस P0 जो कि रिलेशन था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का उसमें। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि जो सॉल्वेंट होते हैं जो रिडक्शन होता है मतलब जितनी वेपर प्रेशर में कमी आती है उसको हम लोग डेल्टा P1 मान लेते हैं और डेल्टा P1 इक्वल होगा किसके, वो डिफरेंस होगा कितना वेपर प्रेशर घटा है तो डिक्रीज हुआ है। तो टोटल वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट को जब हम लोग माइनस करेंगे टोटल वेपर प्रेशर अब सॉल्यूशन से तब हम लोगों को मिल जाएगा P1 नॉट। तो फिर हम लोग उसको लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 और P1 नॉट को हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा P1 नॉट ब्रैकेट 1 माइनस x1। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस x1 को हम लोग x2 लिख सकते हैं। तो x2 क्या होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो फिर हम लोगों को जो इक्वेशन मिलती है डेल्टा P नॉट इक्वल टू डेल्टा P1
इज इक्वल टू x2 P1 नॉट। तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से डिपेंड कर रहा होता है, और जो किसी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल पार्टिकल हो तो वो इक्वल होंगे सम ऑफ द ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट के। मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो जब हम लोग निकालेंगे वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे तो फिर वो इक्वल होगा सम ऑफ द ऑल मोल फ्रैक्शन इन डिफरेंट सॉल्यूट, मतलब जितने भी सॉल्यूट हैं उनके मोल फ्रैक्शन को इक्वल कर देंगे, मतलब प्लस करेंगे, सम कर देंगे। तो फिर हम लोगों को जो इक्वेशन 2.24 है उसको हम लोग एक्सप्लेन वो इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, और डेल्टा P1 को हम लोग इस तरह P0 माइनस P1। तो हम लोगों को जो रिलेशन मिल जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड पे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, और ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यहाँ पे जो N1 और N2 है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैं। तो रिस्पेक्टली ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल होंगे सॉल्यूट के वो बहुत कम होंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो N2 होगा उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो फिर हम लोगों को इक्वेशन क्या मिलेगी, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, और उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, N2 बाई N1 को हम लोग W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, जहाँ पे ये जो W1 और W2 हैं वो मास हैं, गिवन मास हैं, और जो M1 और M2 हैं ये मोलर मास है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिली है 2.28, तो इस इक्वेशन में अगर सारी क्वांटिटीज़ हम लोगों को नोन हो तब हम लोग जो मोलर मास होता है सॉल्वेंट का सॉल्यूट का उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के बाद कुछ एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल 2.6 में क्या कहा गया है, जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो है 0.850 बार, और जो नॉन वोलाटाइल है उसको हम लोग सॉलिड है उसको जब जैसे कि 0.5 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में जिसका मोलर मास है 78। तो जो वेपर प्रेशर हम लोगों को सोल्यूशन का वो मिल रहा है वो 0.845 बार मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, फिर हम लोगों को निकालने को कह रहा है मोलर मास को, तो और सॉल्यूट सब्सटेंस। तो ये जो नॉन वोलेटाइल है इसका हम लोग को मोलर मास निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग को गिवन गिवन क्या 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 है कि P1 नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया गया है, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दिया गया है गिवन हम लोगों को। तो हम लोग डेल्टा P1 नॉट निकाल लेंगे, और हम लोगों को मोलर मास भी गिवन है बेंजीन का, और गिवन मास भी गिवन है 39 ग्राम है W1, और W2 भी हम लोग वो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी दिया गया है 0.5 ग्राम। तो हम लोग ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग इक्वेशन 2.28 में पुट करेंगे, तो हम लोगों को जो डिफरेंस मिलेगा डेल्टा P0 वो हम लोगों को कितना मिलेगा 0.005। तो हम लोगों को टोटल जो M2 यानी मोलर मास हम लोगों को मिलेगा वो कितना मिलेगा 170 ग्राम पर मोल मिलेगा। तो चलिए ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।